हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं और 2020 ईयर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा साल है जहाँ पे बहुत सी नई नई तरीके की चीज़ें हो रही हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट एग्जामिनेशन, तो एक बहुत ही मेजर अपडेट है जो कि आई एम श्योर आप लोगों को भी उसके बारे में थोड़ा पता होगा कि आईआईटी मुंबई ने गेट 2021 का पैटर्न, कुछ एक्सटेंट तक मार्किंग स्कीम और सिलेबस भी मॉडिफाई कर दिया है, अपडेट कर दिया है, चेंज कर दिया है, जो भी आप कहना चाहते हैं। अब किसी भी एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है, ये चेंज होना प्योरली एग्जाम पे डिपेंड करता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका फ्रीक्वेंटली ये चेंजेस होते हैं, जिनमें फॉर एग्जाम्पल अगर कैट की हम बात करें तो कैट में हर साल, हर दूसरे साल इस तरीके की चेंजेस चलते रहते हैं। बट गेट के एग्जाम में इस तरीके के चेंजेस आर रेयर। रेयर मींस दे डोंट हैपन एवरी ईयर और एवरी सेकेंड और एवरी थर्ड ईयर। एक लंबे ड्यूरेशन के बाद इस तरीके के चेंजेस आते हैं, जो बहुत सी चीजें लाइक सिलेबस में भी चेंज, पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज, मार्किंग स्कीम में भी थोड़ा सा चेंज, इस तरीके के चेंजेस लाएं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जो भी आप समझना चाहें, 2020 वो साल है जब ये गेट में हो रहा है। गेट के पैटर्न में चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट्स हुई हैं, सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं और कुछ रूल्स भी जो चेंज हुए हैं एग्जाम के, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। तो शुरुआत में हम बेसिक चीजों के बारे में, जैसे डेट वगैरह क्या है, सिटीज क्या क्या है, किन सिटीज से आप दे सकते हैं, क्या उसमें कुछ चेंज आया है, इन सब के बारे में बात करते करते सिलेबस तक पहुंचेंगे। एंड में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। Before we start the video, let me give you a brief introduction about myself. I'm Chandresh Mahajan, who is founder and chief educator at Exergic, which is India's most trusted and comprehensive institute for online GATE preparation. I got an All India rank 37 from GATE Mechanical Engineering, and I am an ex-Indian Oil officer, having 6+ years of teaching experience as of now. To know more about our GATE courses, you can contact us on these details. Also, you can download Exergic GATE preparation app from Google Play Store. The link is available in the description of video. तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एग्जाम का डेट, एग्जाम का शेड्यूल। देखिए, IITs have released a brochure in which these dates are mentioned for GATE 2021. बट इन डेट्स के साथ दे हैव ऑल्सो गिवन 2-3 मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस, जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, वी ऑल आर अवेयर ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, राइट? बट व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ एंड इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 नेक्स्ट ईयर 2021 में, फरवरी में, इसके बारे में अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। तो जैसा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि आईआईटी मुंबई हैज टेकन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कि तब तक चीजें ठीक हो जाएंगी, और उसी हिसाब से उन्होंने, जैसे रेगुलर फेब में गेट कंडक्ट होता है वैसे ही उसको कंडक्ट करने का शेड्यूल बनाया है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि दीज डेट्स मे चेंज। इट डज नॉट गिव यू अ गारंटी कि वो चेंज होंगी या नहीं होंगी, बट कोविड-19 की सिचुएशन उस वक्त क्या है, उसके हिसाब से ये डेट चेंज हो सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको भी पता होगा कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी देते हैं, दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी गेट को लिखते हैं टू गेट एडमिशन इनटू आईआईटीज फॉर हायर स्टडीज। अब जब भी ऐसा एग्जाम कंडक्ट होगा, इंटरनेशनल ट्रैवल करना होगा, उसमें ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे इंटरनेशनल ट्रैवल के, मेनली ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, कि उस समय अलाउड है या नहीं है, क्या रूल्स हैं। बहुत तरीके के रूल्स और कंस्ट्रेंट पॉसिबल हो सकते हैं। उन लोगों के लिए क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर नवंबर 2020 तक पैंडेमिक की सिचुएशन कंट्रोल में है या क्या स्टेटस है, उस वक्त they will take a call, they will decide
कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करना है, उनके लिए कंडक्ट करवाना है गेट 2021 या नहीं करवाना है। इस चीज के चांसेस हैं, लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर उस समय देर फील कि सिचुएशन इज नॉट गुड, इज नॉट डिसेंट, तो गेट 2021 कैन बी कैंसल्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप कंफ्यूज मत होइए, आपके लिए गेट कैंसिल नहीं होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मेनली ड्यू टू जो एयर ट्रैवल होगा, जो रूल्स होंगे डिफरेंट कंट्रीज के आपस में, उस बेसिस पे जो भी सिचुएशन तब होगी। क्लियर? लेकिन इसके साथ आईआईटी ने ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड well-being of students is of utmost importance. It is very important to ensure that all of the students are safe and sound. इसलिए अगर कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन होती हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस उस वक्त, तो चांसेस हैं कि गेट को पोस्टपोन, डिले, रीशेड्यूल किया जा सकता है सबके लिए। लेकिन इस बारे में कोई गारंटी नहीं है, ये प्योरली डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। आप भी समझ सकते हैं इस चीज को अच्छे तरीके से। तो ये कुछ चीजें डेट के रिगार्डिंग है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जान के कुछ नहीं करना है, आपको यही मान के चलना है कि गेट उसी महीने में उन्हीं डेट्स को होगा जो आईआईटीज ने मेंशन किया है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें हैं जो ऐसे सोच सकते हैं कि डेट ही नहीं पता है एग्जाम की कब होगा। देखिए, ये जो अप्रोच है ये एक बहुत सही अप्रोच नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि एग्जाम कभी ना कभी तो होगा, वो डिले होगा, पोस्टपोन होगा, अगर होगा तो। लेकिन जो केयर फ्री अप्रोच यूज करेंगे कि तो डिले होगा ही होगा, हमें पता है कोरोना के बारे में, ये डिले होगा, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं। तो देखिए, आप अपना टाइम लॉस करेंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं। क्योंकि जो फेब में एग्जाम होगा, फेब 2021 में, ये मान के प्रिपेयर करेगा, वो ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स आगे निकल सकता है जो रैंक डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए इट इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप ऐसा मत सोचिए कि वो डिले होगा और कोविड बढ़ेगा या जो भी होगा कोविड के साथ। आप ये मान के चलिए कि फेब में ही एग्जाम है, उसी हिसाब से अपना प्लान कीजिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर डिले होता है तो it is good for you. You will get extra time in your hand for question solving, revision, whatever you want to do in that extra time. तो आपके लिए वो फायदेमंद है अगर आप ये मान के चलें कि फेब में ही एग्जाम होगा। ये पहला पॉइंट था एग्जाम की डेट और एग्जाम के शेड्यूल के रिगार्डिंग। द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, द नेक्स्ट अपडेट इज रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, विच इज अ मेजर अपडेट। अभी तक MCQ और NAT, ये दो तरीके के क्वेश्चंस होते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, जहां 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। करेक्ट? आपको सही वाला सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन है। और दूसरा NAT था, जिसमें कि आपके पास ऑप्शंस नहीं होते थे, आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स होता था और यूजिंग अ वर्चुअल नंबर पैड आपको उसमें फिल करना होता था कि आपका आंसर कितना आया। अगर आपका आंसर रेंज के बीच में आता था तो वो सही माना जाता था, रेंज के बाहर होता था तो उसको गलत मानते थे। मार्किंग स्कीम इसमें कैसे थी? अभी तक MCQs में +1 या +2 डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे। गलत करने पे -1/3 और -2/3, बेसिकली 1/3 मार्क्स कट हो जाते थे गलत करने पे। सही करने पे पूरे मार्क्स मिलते थे। दूसरी चीज इसमें क्या थी? NAT, जिसमें कि आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, फिल इन द ब्लैंक्स था। वो भी 1 या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। एंड इफ यू attempt it correctly you will get full marks, but if you attempt it incorrectly or you don't attempt it, in both of these cases आपको 0 मार्क्स मिलते थे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। These two things are known to almost everyone, but इस बार से एक नई कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, MSQ, which is multiple select questions, multiple select questions, MSQ. MSQ is similar to MCQ. In what sense? इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे MCQ में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन MCQ में चारों में से कोई एक ही सही हो सकता है, 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते। बट MSQs में
एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसमें से कोई 2 ऑप्शंस ठीक है, क्या पता कोई 3 ठीक है, क्या पता चारों ठीक है। तो एमएसक्यूज में जो 4 ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, उन 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस हम सेलेक्ट करते हैं जो हमारे हिसाब से सही हैं, अगर वही ऑप्शंस एक्चुअली में सही हैं की के अकॉर्डिंग, तो आपको +1 या +2 मार्क्स मिलेंगे, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस में, एमएसक्यू क्वेश्चंस में आप गलत ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं, अब देखिए गलती कितने तरीके से हो सकती है, मैं फिर से आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, वो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो वी हैव 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ दीज 4 आई नो दैट ए एंड सी आर करेक्ट। ओके, अगर आप एग्जाम में ए और सी को ही टिक करते हैं एज दी 2 ऑप्शंस विच आर राइट फॉर दिस क्वेश्चन, तो आपको फुल मार्क्स अलॉट होंगे। अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं ए और सी के अलावा, तो कोई मार्क्स अलॉट नहीं होगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि 2 तो सही आपने बताए हैं तो 2 के आपको नंबर दे दिए जाएं या कुछ पार्शियल आपको मार्क्स मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ए और बी सेलेक्ट कर लिया है तो भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो भी आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने पार्शियली इनकरेक्ट आंसर दिया है, और पार्शियली जो करेक्ट आंसर है या पार्शियली इनकरेक्ट आंसर है, उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पार्शियल मार्किंग की जाए। योर आंसर हैज टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ओनली दोज ऑप्शंस यू हैव टू सेलेक्ट जो सही हैं। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा या कोई भी कम ऑप्शन सेलेक्ट करने पे उसके लिए आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, बट इसमें कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। तो इसीलिए सही किया तो फुल, गलत किया तो 0। कैसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूं। एक जनरल एग्जांपल लेट मी गिव यू। आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी टेक्निकल एग्जांपल, क्योंकि मे बी आप अलग अलग ब्रांचेस के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि हु इज शिवम। ओके, व्हाट डू वी नो अबाउट शिवम, हु इज शिवम। ओके, ऑप्शन ए ह्यूमन, ऑप्शन बी कुछ अलग ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी कुछ अलग ऑप्शन है रैंडम, ऑप्शन सी मेल। एक जनरल एग्जांपल दिया। तो इस केस में, ऐसे क्वेश्चन में ए और सी दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली एक ज्यादा स्पेसिफिक है, एक कम स्पेसिफिक है, बट ये एक जनरल एग्जांपल है कि कैसे क्वेश्चन संभव हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इन केस ऑफ एमएसक्यू, वेयर यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, कोई एक ज्यादा स्पेसिफिक हो सकता है, कोई एक कम स्पेसिफिक हो सकता है। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन अ वे कि आपसे कुछ प्रॉपर्टीज पूछी हैं, आपसे कुछ किसी प्रोसेस के एडवांटेज पूछे हैं, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि विच ऑफ दीज एग्जांपल्स आर करेक्ट। तो 4 ऑप्शंस में 4 अलग अलग एडवांटेजेस लिखे होंगे, जिसमें से 2 या 1 गलत हो सकता है, और आपको सही वाले उसमें से सेलेक्ट करने हैं। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इससे फ्रेम हो सकते हैं, जहां पे इसको टेस्ट किया जाएगा कि एक ऑप्शन थोड़ा कम स्पेसिफिक, एक ऑप्शन ज्यादा स्पेसिफिक। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये उसमें फिट बैठता है। इस तरीके के बन सकते हैं, या फिर कोई ऐसी लिस्ट, कोई ऐसे आइटम्स, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज, कोई ऐसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, देयर आर न्यूमरस सच थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो इस तरह के क्वेश्चन में फिट हो सकते हैं। बात करें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स की अगर, तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स में भी इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस फिट हो सकते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस हो गए जिनमें कि एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं, एक्चुअली एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं। अगर मैं एक इजी एग्जांपल दूं तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं। आप अपनी ब्रांच के हिसाब से कोई एक स्पेसिफिक आंसर भी सोच सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की मैं अगर बात करूं, जो कि मैकेनिकल सिविल दोनों में है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं जहां पे दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस आ रही हैं। एक आ रही होगी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से, जहां पे हम इंटरनल फोर्सेस चेक करते हैं, एक आ रही होगी उसके डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया से, जो कि दो वैल्यू सही हो सकती हैं और क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि दोनों आपको सेलेक्ट करनी हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं न्यूमेरिकली। और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं न्यूमेरिकली? सपोज क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू, आई एम गिविंग अ वेरी जनरल वेरी सिंपल एग्जांपल, क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताइए। कोई केस दिया है एंड यू हैव टू टेल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फॉर दैट ऑप्शंस आर A, B, C, D. A option has given you one velocity, B has given you another velocity. These are two different values of velocity. C ऑप्शन में अगेन आपको एक्सेलरेशन दिया है कोई, और D में आपको फिर से एक एक्सेलरेशन दिया है कोई और। तो ऑप्शंस 4 हैं, यू हैव टू टेल बोथ B and A। लेकिन ऑब्वियस बात है आपको एक ऑप्शन से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिवाइड कर दिए इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस में। तो इन दो ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है वेलोसिटी के लिए, जो भी सही हो, इन दो में से एक सेलेक्ट करना है एक्सेलरेशन के लिए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, जो कि फ्रेम होते हैं दूसरे एग्जाम्स में जहां पे MSQs आते हैं, तो ये एक बहुत ही इजी चीज है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं हुई, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन ही था जिसमें कि जनरली एक ही ऑप्शन में हम V और A की डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, उसको उन्होंने और इजी कर दिया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है which can be there in case of MSQs for GATE 2021। तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के कि कैसे आ सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के दिए हैं। मैं एक सेपरेट इस पे लेक्चर वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें मैं ये भी गाइड करूंगा कि कैसे आप अच्छे से अच्छी एक्यूरेसी इंश्योर कर सकते हैं MSQs में, क्या तरीका यूज करना है। तो मैं अभी और जो आगे आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं इसको शेयर करूंगा, ठीक है। तो अब MSQ जब हमें पता चल गया, वी हैव गॉट ओवरऑल आइडिया ऑफ व्हाट इज MSQ, तो इसमें स्टूडेंट्स थोड़े घबराए हुए हैं। क्यों? पहली चीज ये कि अगर क्वेश्चंस आया आपके सामने, 4 ऑप्शंस आए, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है कि देयर आर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस, जैसे NAT है, उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि द आंसर इज टू बी फिल्ड यूजिंग द वर्चुअल कीपैड, NAT क्वेश्चंस का वो इंस्ट्रक्शन है। तो MSQ के लिए अगर अलग से इंस्ट्रक्शन मिला कि दीज क्वेश्चंस या दिस फॉलोइंग क्वेश्चन हैज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस, इट इज MSQ, तो ये एक अच्छी चीज होगी, जो कि चांसेस हैं कि हो सके। मैं वजह बताता हूं आपको क्या है। अगर आप गेट का इंटरफेस देखेंगे, गेट की स्क्रीन का इंटरफेस अगर आप देखेंगे, तो यहां पे क्वेश्चन टाइप लिखा होता है हर क्वेश्चन के लिए, जहां पे MCQ लिखा रहता है या यहां पे NAT लिखा रहता है। तो अगर वही यूजर इंटरफेस गेट 2021 में यूज होता है, तो आइडियली यहां पे MSQ लिखना चाहिए उन क्वेश्चंस में जहां एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर IIT मुंबई डिसाइड कि हम मेंशन नहीं करेंगे कि इसमें एक ऑप्शन सही है या एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो वहां पे आपको केयरफुली अटेम्प्ट करना है टेस्ट को। उसके लिए भी क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या अप्रोच रखनी है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगता है, दे शुड मेंशन कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्वेश्चन टाइप में टॉप लेफ्ट में MSQ लिखा होना चाहिए, बट कोई गारंटी नहीं है। MCQ MSQ दिखने में एक जैसे होंगे, तो इसीलिए पॉसिबल है कि वो वहां से उस चीज को हटा ही दे और आपको खुद ही जज करना होगा कि इसमें एक ऑप्शन सही है या एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। क्लियर? अब MSQ जो है वो एक सही मूव है या एक गलत मूव है, या आपको क्या कुछ अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए डिटेल में, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अकेला ही अच्छा खासा टाइम ले लेगा, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कुछ आपको बताऊं तो देखिए, MCQ में नेगेटिव मार्किंग है, NAT और MSQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। अगर अभी हम देखें पैटर्न, आइडियली 50% शुड बी
क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम एमसीक्यू, 50% शुड बी फ्रॉम एनईटी। आधे में नेगेटिव मार्किंग हो, आधे में नेगेटिव मार्किंग ना हो। ऑल्दो ये कोई जरूरी नहीं है, आपको भी पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे गेट हो चुके हैं कुछ सेट जिसमें कि एनईटी 50% से ज्यादा आए हुए हैं। तो ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ना ये कहीं पे मेंशन है आईआईटी के ब्रोशर में कि 50-50% होंगे, बट इट इज अ रीजनेबल रेशियो जो रफली मीट करता है फॉर एनी एवरेज गेट एग्जाम, फॉर एनी एवरेज गेट सेट। अब अगर उसी के हिसाब से हम सोचें कि जो नॉन नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो रफली 50% होने चाहिए, तो क्या होगा? तो एनईटी, कुछ एनईटी उनकी जगह एमएसक्यू आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये पूरा एक एग्जाम है और हम आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली मैंने बताया वेरिएशन होता है, तो आइडियली 50% नेगेटिव मार्किंग वाले होने चाहिए, 50% नेगेटिव मार्किंग वाले नहीं अगर होने चाहिए। ऑल्दो ऐसा कुछ आईआईटी ने मेंशन नहीं किया है कि ऐसा 50-50 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट एक एवरेज जो हम देखते हैं वो अराउंड 50-50% ही वो होते हैं। तो उस हिसाब से अगर वही बेसिक अजम्पशन रहता है एमएसक्यू के साथ भी, तो जो एमएसक्यू हैं वो इस सेक्शन में फिट होंगे एनईटी के साथ। कुछ एनईटी की जगह एमएसक्यू आएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक सही चीज है, क्योंकि एनईटी में देखिए, मैं एनईटी क्वेश्चंस आर वेरी गुड और वो सच में टेस्ट करते हैं कि आप कितने अच्छे से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर साल ऑलमोस्ट हर सेट में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है एनईटी की रेंज को लेके। गेट 2019 में बहुत टाइट रेंजेस दी हुई थी सेट में, थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन होने से ऐसा हो रहा था कि रेंज के बाहर जा रहा था। और गेट 2020 में ऐसे ऐसे रेंज दी हुई हैं जो कि रीजनेबल नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस दी हुई हैं, किसी का आंसर उतना ज्यादा आएगा नहीं। तो जो रेंज डिसाइड करने का जो भी तरीका यूज करते हैं आईआईटीज, वो एक बहुत सही तरीका नहीं यूज करते हैं और उससे एस्पिरेंट्स को हर साल प्रॉब्लम आती है रेंज, सही रेंज में आंसर लाने में। सब कुछ सही करके भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहां वहां होता है और रेंज के बाहर हो सकता है क्वेश्चन। ऑल्दो उसको कैसे डील करना है वो सब मैं गाइड कर चुका हूं, लेकिन अगर एज अ जनरल हम इसको एज अ जनरल ऑब्जर्वेशन हम इस चीज को देखें, तो अगर एनईटी कम होके एमएसक्यू आ रहे हैं उसी पोर्शन में, नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले पोर्शन में, तो इट इज अ वेरी गुड मूव। इससे स्टूडेंट्स और आईआईटी दोनों के एंड पे टाइम की और रिसोर्सेज की बचत होगी, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एमएसक्यूज में भी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 1/3 1/3 1/3, हम तीनों कैटेगरी को ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे 1/3 रहे ये, तो ये एक मिक्स्ड न्यूज है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर 1/3 जाता है तो कुछ पोर्शन नेगेटिव वाले का कम हो जाएगा, इसका एमसीक्यू का कम हो जाएगा, कुछ पोर्शन एनईटी का कम हो जाएगा जो भी 50% है, दोनों ऑलमोस्ट 33% हो जाएंगे। एमसीक्यू का कम होना स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से और मैं आईआईटीज के एस्पेक्ट से भी कहूंगा कि उतना ज्यादा ठीक नहीं है। ऑल्दो अच्छी टेस्टिंग कॉन्सेप्ट की एनईटी से होती है, बट एमसीक्यू से एक क्लैरिटी रहती है स्टूडेंट्स को और आईआईटीज को भी आंसर में, ठीक है। तो अगर वो 1/3 1/3 1/3 इसको डिवाइड करते हैं तो इट इज अ मिक्स्ड मूव। गुड भी है बिकॉज एनईटी थोड़े कम हो गए, बट फिर एमसीक्यू भी कम हो गए। तो आई होप आपको एक जनरल क्लैरिटी मिली एमएसक्यू के बारे में। नथिंग टू फियर अप फ्रॉम एमएसक्यूज, कोई बहुत डिफिकल्ट और कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो आपको जिसके लिए परेशान होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, आंसर किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए वो आपके लिए एक कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप फोकस कॉन्सेप्ट्स पे रखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, अपने न्यूमेरिकल स्किल्स को बिल्ड करने पे फोकस रखिए। ये सब चीजें मैटर भी नहीं करेंगी उसके बाद, बट स्टिल कैसे अप्रोच करना है एमएसक्यूज को वो मैं आपसे डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में वो सारी चीजें शेयर करूंगा। इसी के साथ मैं फिर से एक और क्लैरिटी दे देता हूं कि जो टेस्ट सीरीज है एक्सर्जिक की, उसमें अब जो भी टेस्ट आ रहे हैं, अभी उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ये दो टेस्ट अपलोडिंग के प्रोसेस में है। इन दो टेस्ट में, सब्जेक्ट और फुल लेंथ टेस्ट, इन दो टेस्ट में एमएसक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस
ये भी ऐड होंगे, होने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी लेटेस्ट गेट का ट्रेंड है, एग्जाम पैटर्न है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस एक्सर्जिक की टेस्ट सीरीज में रिफ्लेक्ट होने शुरू हो चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज और मेल्स आ रहे थे, तो मैंने उस चीज को यहीं पे ही क्लियर कर दिया है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी फियर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा मैंने बताया कि एमएसक्यू, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, नया तरीका हो सकता है, आई विल सेपरेटली मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एमएसक्यू, इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट एक बहुत ही माइनर अपडेट है, जो अगेन मेरे हिसाब से एक सही अपडेट है, वो मैथ्स के वेटेज के रिगार्डिंग है। ये बहुत से स्टूडेंट्स ने नोटिस नहीं किया है इस चीज को, तो मैं इसको बता देता हूं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है, दैट इज रिटन एज अप्रोक्सीमेटली 15%। द वेटेज विल बी अप्रोक्स 15%, और इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिले हैं डिपेंडिंग अपॉन ईयर एंड डिपेंडिंग अपॉन सेट। कभी 13, कभी 14, कभी 16 मार्क्स, इस तरह से इसमें वेरिएशन होते हैं। बट अगर आप ब्रोशर को आईआईटी मुंबई ने जो रिलीज किया है ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया है मैथमेटिक्स का वेटेज विच इज गोइंग टू बी 13 मार्क्स। तो इससे जो टेक्निकल का वेटेज है थोड़ा सा बढ़ गया है, 2 मार्क्स से वेटेज बढ़ गया है, मैथ्स का वेटेज 2 मार्क्स से कम हो गया है। ऑल्दो मैथ्स इज वेरी मच स्कोरिंग और आप इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि 2 मार्क्स और कम हो गया मैथ्स, बट 2 मार्क्स की बात है, कोई बहुत मेजर चेंज इसको मैं नहीं मानूंगा, बट स्टिल एक ऐसी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज रिगार्डिंग द 2 सब्जेक्ट पेपर्स दैट यू कैन राइट। ये इससे पहले कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें भी इस चीज को बताया गया था दैट फ्रॉम गेट 2021 यू कैन राइट गेट फ्रॉम 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मींस जैसे अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो उसके साथ आप एक और किसी ब्रांच के साथ गेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट उस वक्त ये क्लैरिटी नहीं दी थी कि क्या दूसरी ब्रांच होगी और क्या इसमें कंडीशंस हैं, तो वो इन्होंने इस ब्रोशर में क्लियरली बता दिया है। मैं आई विल रीड इट आउट फॉर यू दैट कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपीयर इन 2 सब्जेक्ट पेपर्स, 2 सब्जेक्ट मींस 2 ब्रांच, ओके, 2 subject papers must have a primary choice of paper which will be their default choice and second choice of paper which has to be chosen from the allowed combination given in the table। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ द 2 ब्रांचेस और 2 सब्जेक्ट्स जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से एक आपका प्राइमरी होगा जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो दिस इज माय प्राइमरी सब्जेक्ट फॉर गेट 2021। ऑलराइट, दूसरा जो आप सेलेक्ट करेंगे वो सेकेंडरी होगा। जो प्राइमरी है वो आपका डिफॉल्ट है, जो दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे उसे सेकेंडरी टर्म दिया गया है, सेकेंडरी सब्जेक्ट। वो सेकेंडरी सब्जेक्ट आप कोई भी रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप सोचो मैं इलेक्ट्रिकल से भी लिख देता हूं, सिविल से भी लिख देता हूं मैकेनिकल के साथ में, वो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ मैकेनिकल के साथ आप कौन सी ब्रांच का गेट लिख सकते हैं ये एक टेबल में स्पेसिफाइड है और एक डिटेल्ड टेबल है जिसमें हर ब्रांच के डिटेल दिए हैं कि किस ब्रांच का स्टूडेंट किन अदर ब्रांचेस के गेट को लिख सकता है। वो उन्हीं में से किसी को एक को सेलेक्ट कर सकता है। मैकेनिकल की बात की जाए तो इंजीनियरिंग साइंस XE जो ब्रांच का कोड है XE, जिसे कि कहा जाता है इंजीनियरिंग साइंस, ये जो एग्जाम है ये ब्रांच है, इससे अपीयर हो सकते हैं गेट मैकेनिकल के एस्पिरेंट। मैं मैकेनिकल का स्पेसिफिकली इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मेनली मैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी ब्रांच है तो इस लिस्ट में आप उसको देख सकते हैं कि आप कौन से दूसरे और पेपर में अपीयर हो सकते हैं। IIT has clearly mentioned that combinations other than the listed ones are not allowed। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आप उनको मेल मत कीजिए कि क्या मैं इसके साथ दे सकता हूं या उसके साथ दे सकता हूं, वो अलाउड नहीं है, क्लियरली लिख दिया गया है। अंडर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस
ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, उन्हें अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस बोलते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के बारे में अगर ऐसे होते हैं कुछ सर्कमस्टेंस, देन गेट 2021 कमिटी हैज द राइट्स टू रिमूव सर्टेन कॉम्बिनेशंस लिस्टेड इन द टेबल एट अ लेटर डेट। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस उन्हें फील होती हैं, अब वो सिचुएशंस क्या होंगी, दोज आर इंटरनल टू द कमिटी, जो भी ऑपरेशनल इश्यूज हो सकते हैं जिस भी तरीके के, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, डिपेंडिंग अपॉन अलॉटिंग द सेंटर, जो भी ऑपरेशनल इश्यूज हो सकते हैं, उस बेसिस पे इसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस कैंसिल कर सकते हैं कि ये और ये कॉम्बिनेशन नहीं संभव है। ऑल्दो टेबल में लिखा था कि मैकेनिकल XE से भी दे सकता है, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं होगा, ऐसा संभव है। ये राइट उनको है, गेट कमिटी को, ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इन सच केस द फीस पेड टुवर्ड्स द सेकेंड पेपर विल बी रिफंडेड। ऑब्वियसली आप 2 पेपर दे रहे हैं तो आपको 2 फीस देनी होंगी, सेकेंड वाले की फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, ऐसे एक सिचुएशन में अगर होता है तो। Also note that examination center for candidate to appear for second paper may be different but in the same city from that of the first paper। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपको ऑब्वियसली 2 पेपर लिखने होंगे, दोनों एग्जाम अलग अलग डेट्स पे हो सकते हैं, अलग अलग सेंटर्स में हो सकते हैं, बट इन्होंने क्लियरली लिखा है कि वो सिटी को सेम रखेंगे। सेम सिटी में आपको 2 सेंटर अलॉट हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी होती होंगी उन्हें कि कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन हमने दिया है, वो एग्जाम किस किस दिन है, एक ही दिन में तो नहीं है या एक ही टाइम पे तो नहीं हो रहा है। जैसे मैकेनिकल के 2 सेट होते हैं, सिविल के भी 2 सेट्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि XE वाला मैकेनिकल के किसी सेट से क्लैश हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीजें उन्हें अपने एंड पे मैनेज करनी होंगी, और जो वो एंड में डिसाइड करेंगे उस हिसाब से आपको अलॉट हो जाएगा कि पहले पेपर के लिए ये सेंटर है, दूसरे पेपर का ये सेंटर है। दोनों अलग हो सकते हैं लेकिन सेम सिटी में ही होंगे। गेट कमिटी इज नॉट लायबल फॉर एनी लीगल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द इशू। ओके, ये ठीक है। तो आई एम श्योर आपने लिस्ट देख ली है। इस लिस्ट में एक और चीज आप ध्यान से समझिए कि प्लीज इसमें कुछ एडवेंचर मत कीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि पहला और दूसरा कोई भी हो तो चलेगा, मुझे ME और XE दोनों से देना है तो मैं पहला XE ले लेता हूं, दूसरा ME ले लूंगा, क्योंकि XE के ऑप्शन में भी ME अवेलेबल है। तो ये गलती मत कीजिए। पहला पेपर आपका डिफॉल्ट है, दोनों में फर्क है। अगर आप फर्स्ट जो है वो ME सेलेक्ट करते हैं और सेकंड जो है वो XE सेलेक्ट करते हैं, ये केस, और फर्स्ट में आपने XE सेलेक्ट किया और दूसरे में ME, क्योंकि XE के सेकंड पेपर के ऑप्शन में ME अवेलेबल है, ये 2 केसेस अलग हैं। इस केस में ये आपका डिफॉल्ट पेपर है, इस केस में ये आपका डिफॉल्ट पेपर है। डिफॉल्ट पेपर से ये इफेक्ट होगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से, क्योंकि इसमें पूरा राइट गेट 2021 कमेटी के पास है, आपका कॉम्बिनेशन कैंसिल किया जाता है तो उस वक्त आपका सेकंड पेपर हटा दिया जाएगा, फर्स्ट पेपर आपको देने मिलेगा। तो आप कहीं ये सोचें कि एक ही चीजें हैं दोनों, कुछ भी पहले फिल कर देता हूं, पहले XE फिल कर देता हूं फिर ME फिल कर दूंगा, मत कीजिए। जो आपका प्राइमरी जो टेस्ट है, प्राइमरी सब्जेक्ट, प्राइमरी ब्रांच, उसी को ही सबसे पहले एप्लीकेशन में फिल कीजिएगा, उसके बाद XE को फिल कीजिएगा। इसमें उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि क्या आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही फॉर्म में ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि फर्स्ट पेपर ये सेलेक्ट हुआ, और फर्स्ट पेपर सेलेक्ट करने के बाद जो भी दूसरा पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा वो ऑप्शंस आ जाएंगे, वहां पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग से 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने, बट ऑब्वियसली 2 पेपर के हिसाब से उसकी फीस मॉडिफाई वहां पे हो जाएगी उस फॉर्म में। ऑलराइट, एक और बहुत माइनर अपडेट है रिगार्डिंग द सिटी ऑफ योर एग्जाम, योर सेंटर। तो गेट 2020 में आप 3 सिटीज सेलेक्ट कर सकते थे, बट गेट 2021 में आप 4 सिटीज सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली एग्जाम किसी एक ही सिटी में आप दोगे, बट वो आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या अवेलेबिलिटी है उनके पास, उस हिसाब से आपको एक अलॉट करते हैं वो सेंटर। इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि जो भी सेंटर आप 4 सेलेक्ट करेंगे, 4 सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसमें से फर्स्ट 3 जो होनी चाहिए वो सेम जोन की होनी चाहिए, फोर्थ वाली किसी भी जोन की हो सकती है।
जोन क्या है कि उन्होंने बेसिकली इंडिया को डिवाइड किया है डिफरेंट जोन्स में। जो पहली बार दे रहे हैं गेट उनके लिए मैं बता रहा हूं, इंडिया को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है और एक पर्टिकुलर जोन एक आईआईटी कोऑर्डिनेट करता है, हैंडल करता है। तो ये दिए गए जोन्स में से आप कोई एक जोन सेलेक्ट कीजिए और उसमें से जो भी आप सिटीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई 3 सिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही जोन से, लेकिन एक और सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं चौथी, जो किसी और जोन से भी हो सकती है। इससे पहले केवल 3 सिटीज आप सेलेक्ट कर सकते थे, 2 सिटीज सेम जोन से और तीसरी सिटी किसी भी जोन से। बट अब उसको एक सिटी और उसमें बढ़ा दिया गया है। अगेन बहुत ही माइनर चीज है, बट मे बी बाय अज्यूमिंग कि उस वक्त सिचुएशन ट्रैवल की उतनी कन्वीनियंट शायद ना हो, उन्होंने एक और सिटी को ऐड कर दिया गया है ताकि आपकी प्रेफरेंस की सिटीज में आपको सेंटर मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं। And now let us talk about the final part of this video, which is syllabus, the syllabus of GATE exam. That also has increased in GATE 2021. अब MSQ का जो पार्ट था वो और सिलेबस का पार्ट, ये दो ही पार्ट एक्चुअली थोड़े आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े क्रूशियल हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी चीजें माइनर हैं। तो इसमें क्या चेंजेस आए देखिए। सिलेबस किसी भी ब्रांच का 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड इसका एक कॉमन सिलेबस होता है सारे ब्रांचेस के लिए। और दूसरा है जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, जो भी आपकी ब्रांच है उसके क्वेश्चंस। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैथमेटिक्स भी इसी के अंदर काउंट होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी का जो सिलेबस है वो भी ब्रांच वाइज डिफाइंड है, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग सिलेबस है। ऑलराइट, जो वर्बल एबिलिटी, जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, वो फर्दर इससे पहले 2 में डिवाइडेड था, वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में मेनली इंग्लिश और ग्रामर, टेंस, इन सारी चीजों के क्वेश्चंस थे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो भी उसके अलावा एप्टीट्यूड है, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वो सारी चीजें उसमें कवर होती थी। ये 15 मार्क्स का होता है और ये है 85 मार्क्स का। ऑलराइट, 85 मार्क्स में इसमें मैथ्स भी इंक्लूडेड है, जो बता दिया गया है क्लियरली कि अब 13 मार्क्स की होगी। तो टेक्निकल आपके पास कितना बच गया? 72 मार्क्स का। राइट, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स मैथ, 72 मार्क्स टेक्निकल। इस 15 मार्क्स में अब तक क्या था? अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स का वर्बल एबिलिटी आता था और 10 मार्क्स का आता था द न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे इंक्लूडेड थे। अभी वेटेज में कोई चेंज नहीं हुआ है, एप्टीट्यूड का वेटेज भी उतना ही है। इससे पहले जो जनरल एप्टीट्यूड था, जैसा मैंने बताया, वो वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी इन 2 पार्ट्स में बाइफरकेटेड था, लेकिन अब इस चीज को और अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। देखिए, एप्टीट्यूड का एज सच जो सिलेबस इससे पहले मेंशन था, दैट वाज नॉट स्पेसिफिक एट ऑल, और दैट वाज ट्रू फॉर वर्बल एबिलिटी एज वेल। वर्बल एबिलिटी में भी बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं था सिलेबस, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड। लेकिन अब मैं कहूंगा इट इज अ गुड मूव अकॉर्डिंग टू मी। उन्होंने और अच्छे से इसको डिफाइन कर दिया है। अगेन, इसमें रेशियो इनका क्या होगा उस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, वो कुछ भी रेशियो हो सकता है। बट मेरे हिसाब से ये जो 2 चीजें ऐड हुई हैं, मेनली क्या हुआ है, जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी में चीजें थी, मैक्सिमम चीजें अब वो उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डाल दी है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, डेटा इंटरप्रिटेशन भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डाल दिया है। पहले इसी के अंदर ही था, बट हम उसको एक अलग पार्ट मान सकते थे। अब इसके अंदर ग्राफ्स के डेटा हो गए, उसके बाद रेशियोज, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट, लोगैरिथम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन सब चीजों को मेंशन कर दिया गया है, क्लियरली मेंशन किया है। इवन वर्बल एबिलिटी में काफी क्लियरली उन्होंने वर्ड्स, बेसिक वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस, इन सब चीजों को मेंशन किया है अच्छे से, जो कि इससे पहले नहीं थे। सिलेबस अभी भी
वर्बल एबिलिटी से कोई जरूरी नहीं है जो मेंशन किया है उसी से आए, कुछ और चीज भी कहीं और से पूछी जा सकती है, लेकिन हाँ अब डिफाइंड है क्लियरली तो इट इज बेटर। ऐसा नहीं है कि डिफाइन हो गया है तो बढ़ गया है, पहले भी ये चीजें पूछी जा चुकी हैं गेट में, वर्ड्स, एडीएम, बेसिक वोकैबुलरी, इन चीजों पे पहले भी क्वेश्चंस हैं और अब लिख दिया है तो अभी भी क्वेश्चंस आ ही सकते हैं। बात करते हैं इन दो चीजों पे जो कि आपको नई लग रही होंगी देखने में। इसमें से जो स्पेशल एप्टीट्यूड है, ये तो मैं कहूंगा जो इंजीनियर्स हैं, स्पेशली मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स, you should get full marks into this because it requires only visualization। आपको विजुअलाइज करना है बस। कोई एक बॉडी है, उसकी मिरर इमेज कैसी दिख रही होगी, कोई एक शेप बनी हुई है, कोई एक शेप है उसको हमने रोटेट कर दिया इतने एंगल से तो वो कैसा दिख रहा होगा। इस तरीके के सवाल जो फ्रीक्वेंटली आपको रिक्वायर होते हैं, ऐसी नॉलेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, चाहे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग, चाहे आप मशीन डिजाइन, इन सब सब्जेक्ट्स में आपको विजुअलाइजेशन चाहिए ही चाहिए। तभी आप प्रोसेस को, उस कंपोनेंट को इमेजिन करके डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस इमेजिन करते हैं। बहुत तरीके की डायरेक्शंस आपको चाहिए होती हैं इन सब सब्जेक्ट्स में जो आप ऑलरेडी डील करते हैं। और ये चीज मैं पहले ही बोलता आ रहा हूं कि एवरी मैकेनिकल इंजीनियर, मैं सिविल भी इसमें ऐड कर देता हूं क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स में भी ये चीज रिक्वायर्ड होती है, मे बी आपके ब्रांच में भी रिक्वायर्ड हो, बट जिन ब्रांचेस का मुझे पूरा अच्छे से आइडिया है मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो इन ब्रांचेस में, मैकेनिकल, सिविल, इन सब ब्रांचेस में डेफिनेटली विजुअलाइजेशन चाहिए और वही लोग अच्छी रैंक लाते हैं जिनमें ये स्किल होती है। मींस इट इज अ नेसेसरी स्किल, विजुअलाइजेशन, नॉट द सफिशिएंट स्किल बट अ नेसेसरी स्किल। और वही स्किल का एक्सटेंशन है यहाँ पे। ये फुल स्कोरिंग है मेरे अकॉर्डिंग, इट इज फुल स्कोरिंग। जिनकी तैयारी अच्छी है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, उनके लिए ये एक स्कोरिंग चीज ऐड हो चुकी है। ऑलराइट, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग। तो देखिए इससे पहले जो रीजनिंग वाला पार्ट था, लॉजिकल रीजनिंग, कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं रीजनिंग के इससे पहले भी, वो छोटा पार्ट इसमें ऐड हो गया है एनालिटिकल एप्टीट्यूड में। तो इसमें भी ये कोई नया टॉपिक नहीं बोलूंगा मैं, एनालिटिकल एप्टीट्यूड को ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है गेट में, बस डिफाइन अच्छे से कर दिया गया है। सिमिलरली लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, जो लॉजिक के क्वेश्चन है ये भी गेट में पूछे जा चुके हैं। कोई एक सिचुएशन दी होगी हाइपोथेटिकल, एंड देन यू हैव टू टेल व्हाट यू कैन डिडक्ट, व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम इट। गेट में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले एप्टीट्यूड में, एटलीस्ट मैकेनिकल का मैं आपको बता सकता हूं कि आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे ब्रांचेस में भी आ चुके होंगे। इसीलिए इसको देख के कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं गेट में। दे हैव जस्ट गिवन इट अ नेम, दे हैव जस्ट clarified the topics, they have given you the topics, which is a good thing according to me, rather than not mentioning anything, rather than just writing reasoning, it is a better expression। और इसके जो बाइफर्केशन दिए हैं वो ठीक चीज है। तो एज सच दिखने में हमें लग रहा है कि एप्टीट्यूड में सिलेबस बढ़ चुका है, बट टू बी ऑनेस्ट एप्टीट्यूड का सिलेबस पहले भी कुछ बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं था। आप अगर अवेयर हैं तो आपको पता होगा। ये मेरे हिसाब से अच्छा किया है कि उसको अच्छे से डिवाइड कर दिया है, टॉपिक्स के, सब टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं। इट विल हेल्प यू इन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस, और एटलीस्ट यू विल बी नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, ये आपको पता होगा। तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सब ऑलमोस्ट वैसे का वैसा है। ये एक पार्ट ऐड हुआ है जो मेरे हिसाब से पूरा स्कोरिंग है, उन्हीं 15 मार्क्स में आएगा वो जो पहले नहीं था। तो आपके लिए एक अच्छी चीज है, इसमें कुछ टेंशन की, कुछ घबराने की बात नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पोर्शन, योर स्पेशलाइजेशन टेक्निकल क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स। इसका वेटेज आप कह सकते हैं कि स्लाइटली बढ़ा है। कैसे? इससे पहले मैथ्स जो था, मैथ्स का सिलेबस वाज डिफाइंड एज अराउंड 15% एज आई टोल्ड यू, लेकिन जो अब 13 मार्क्स बोल दिया गया है क्लियरली, तो वो 2 मार्क्स ऐड हो चुके हैं टेक्निकल में, क्योंकि एप्टीट्यूड अब उतने ही मार्क्स का है अभी भी। तो जो एवरेज 70 मार्क्स के क्वेश्चन थे टेक्निकल के, वो अब 72 मार्क्स के हो गए हैं। माइनर इंक्रीमेंट है और
किसी किसी सेट में जैसा मैंने बताया कि पहले भी मैथ्स में 13 मार्क्स ही आते थे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट एज सच डेफिनेटिव इंक्रीमेंट नहीं है, बट हाँ ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि स्लाइटली टेक्निकल का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है, और सिलेबस तो डेफिनेटली बढ़ा ही है। अब देखिए सिलेबस डिपेंड करेगा आपकी ब्रांच के ऊपर कि आपकी कौन सी ब्रांच है, उसके हिसाब से क्या एडिशन हुए हैं। आपको कैसे पता चलेंगे एडिशन? लास्ट ईयर का सिलेबस, इस ईयर का सिलेबस आपको साथ में कंपेयर करना होगा, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं। जो मैं अब बताने वाला हूं, मैकेनिकल इंजीनियर्स मेक श्योर करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू डू अ स्मॉल अनाउंसमेंट which will be very much beneficial for each and every mechanical aspirant. Okay? तो सिलेबस का जैसे मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी ब्रांच में क्या एडिशंस हुए हैं। बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो आप इजीली उस चीज को कर सकते हैं अपने आप, लेकिन क्योंकि आई टीच मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के सामने आई विल जस्ट रीड इट आउट कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एडिशन हो गए हैं। अराउंड 7 to 8 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और टॉपिक्स ही नहीं यूनिट्स भी ऐड हो गई हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रोलिंग फ्रिक्शन, बेल्ट, पुली, ब्रेक्स, क्लचेस, स्क्रू जैक, वेजेस, व्हीकल्स एटसेट्रा। सो इन दिस सिलेबस एटसेट्रा इज रिटन, इट रेफर्स टू कि क्या क्या फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस हैं जो यूज होते हैं, जैसे व्हीकल्स हैं, वेजेस हैं, स्क्रू जैक है। इन सब के अलावा कोई और भी है तो वो भी पूछा जा सकता है जो मेंशन नहीं है। ऑलराइट, लैग्रांजीज इक्वेशन मैकेनिक्स में ऐड हुई है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर ऐड हुआ है, ये दूसरे ब्रांचेस में पूछा जाता है बट अब ये मैकेनिकल में भी इंक्लूड हो चुका है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, दिस इज मेंशन्ड। अब कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इज अराउंड यूनिट इन इटसेल्फ, एक यूनिट के बराबर है ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसीलिए शायद इसमें लिख दिया गया है कि बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। बट जैसा हमें पता है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कि ऐसा भी होता है जो मेंशन ही नहीं है वो भी आ गया, तो यहां तो फिर भी मेंशन कर दिया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बस बेसिक्स ऑफ लिखा है तो बस बेसिक ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं आएगा। We should be ready for even advanced and difficult questions from compressible fluid flow. Thermodynamic applications में steam and gas turbine has mentioned. Although इससे पहले जो पावर साइकिल है उसमें गैस पावर साइकिल और वेपर पावर साइकिल मेंशन्ड ऑलरेडी है, और स्टीम और गैस टर्बाइन उन्हीं पावर साइकिल पे काम करते हैं। बट अब क्योंकि टर्बाइंस का स्पेसिफिक मेंशन है तो there are more things to study in turbines in power generations now. इसके अलावा जो मेटल कटिंग है, मशीनिंग है, उसमें अब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेसेस, एनसी सीएनसी मशीन्स एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग ऐड हुआ है। अब ये भी एक ऐसी चीज है जो इन वन वे और द अदर कुछ पार्ट इसका पूछा जाता आ रहा है, बट सिंस अब इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू बी covered and to be understood in these topics. तो इन टॉपिक्स को अब और अच्छे से और डिटेल में हमें कवर करना है। मेट्रोलॉजी में क्लियरली मेंशन हुआ है that concepts of CMM is added, which is coordinate measuring machine. इसके कॉन्सेप्ट्स भी ऐड कर दिए गए हैं, इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। CIM में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऐड हुआ है, PPC में लीन मैन्युफैक्चरिंग ऐड हुई है। तो ये टोटल एडिशन ऑफ टॉपिक्स है, रफली ये अराउंड 15 to 20 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो आई एम टेलिंग यू अगेन कि जरूरी नहीं वो टॉपिक्स ही हैं, इसमें से कुछ अपने आप में एक यूनिट के बराबर है। नाउ इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हैंडल करना है, कहां से पढ़ना है, इसके बारे में अनाउंस जैसे ही हुआ है उससे लेके अब तक बहुत से स्टूडेंट्स हमें इंक्वायर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स एक्सर्जिक के कोर्सेज में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनके लिए मैं एक क्लियर चीज बता देता हूं कि आपके कोर्स में ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। बाय मिड सितंबर ये एडिशंस हम कोर्स में कर देंगे। इसमें एग्जांपल्स, डिटेल में कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस क्विजेस, न्यूमेरिकल टिप्स, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा ऑलरेडी।
लेकिन इसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पूछ चुके हैं इस चीज को कि सर कैसे इसको कवर करें, क्या आप केवल एक्स्ट्रा टॉपिक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं या नहीं। और क्वेरीज इतनी आई कि फिर हमने डिसाइड किया कि एक अलग से हम बहुत अफोर्डेबल सा एक कोर्स स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जिसमें बस जो नए एडिशंस हुए हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाए। तो उस डायरेक्शन में एक फ्रूटफुल स्टेप हमने लेते हुए एक कोर्स स्टार्ट किया है, कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें जो भी टॉपिक गेट 2021 में जो टेक्निकल मैकेनिकल का पोर्शन है उसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, उन टॉपिक्स का एक अलग से वीडियो लेक्चर कोर्स, जिसमें कि अगेन आई एम रिपीटिंग इन डिटेल ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी विल बी कवर्ड, सॉल्व्ड एग्जांपल्स विल बी देयर, न्यूमेरिकल टिप्स विल बी देयर एंड प्रैक्टिस क्विजेस विल बी देयर। ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी। तो आप में से जो भी कोई एक्सर्जिक के वीडियो कोर्सेज का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि जो है वो इसको वहीं एक्सेस कर सकते हैं, उसी में एडिशंस हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बारे में अभी क्योंकि कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो उतनी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए हम सारे ही टाइप की चीजें कवर कर लेंगे सो दैट किसी भी चीज के छूटने का कोई स्कोप ना रहे। किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए तो वी शुड बी रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस। कोर्स जो है उसकी प्री बुकिंग आई हैव स्टार्टेड और प्री बुकिंग आप कर सकते हैं। कोर्स जो लॉन्च होगा एक साथ सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे आपको मिड सितंबर तक, एक साथ एक ही दिन में सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। उनको आप कभी भी देख सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं। जो भी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो आप जो नंबर है एक्सर्जिक का या जो ईमेल आईडी है उस पर आप उसकी क्वेरी कर सकते हैं। बट मेनली मैं चाहता था कि ये चीज मैं आपको कन्वे कर दूं, क्योंकि रिगार्डिंग इस चीज के नए टॉपिक्स के फ्रीक्वेंट मेल्स, इवन वो एस्पिरेंट जो एक्सर्जिक के वीडियो कोर्स में एनरोल्ड हैं बट मे बी उनका कोर्स एक्सपायर होने वाला है 1 ईयर के पूरा हो जाने पे, वो लोग भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। उन्हें दोबारा से पूरा कोर्स परचेस करने की नीड नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट ये है कि ये जो वीडियोस होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। तो इसमें से आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप अकॉर्डिंगली उसी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी चेंजेस भी हुए हैं उसमें काफी सारे चेंजेस वेलकमिंग हैं, अच्छे हैं, और ये इंश्योर करेंगे कि गेट का पेपर और बेटर तरीके से कंडक्ट हो और बेटर तरीके से आपकी स्किल्स का एग्जामिनेशन हो पाए। ऑल द बेस्ट।